17 फरवरी को बिहार बोर्ड वाले बच्चे का हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है और ये हिंदी का देख सकते हैं 2025 का वार्षिक यानी वायरल पेपर है। और इस पेपर्स में पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि हिंदी का जितना भी क्वेश्चंस आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर वाला हो, 120% गारंटी के साथ कहूंगा कि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। देखिए हिंदी का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है जो 17 फरवरी को आने वाला है। अभी से यहाँ पर वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इस हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, सभी को देख लीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहीं से आएगा। आप देख सकते हो और पढ़ सकते हैं आपका ये वार्षिक एग्जाम पेपर 2025 का। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लाइन से देखेंगे और समझेंगे। देखिए बहुत सारा निर्देश में यहाँ पर दिया है और समझते हम लोग पहले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा बहुत सारा आपको समय देगा, ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में भरना है। यहाँ पर खंड ए दिया है जिसमें देखिए आप देख सकते हैं क्लियर बोला हुआ कि 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करना, मतलब भर देना है। ठीक है, अब एक एक प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि जो 100 है इसका उच्चारण स्थान क्या है। मतलब जो 100 वर्ड है, जो पेटकाटवा 100 होता है ये वाला, बताना है कि इसका उच्चारण स्थान क्या, मतलब इसको कैसे बोलते हैं, शरीर के मुंह के कौन सा अंग से बोलते हैं। तो इसको कंठ से बोलते हैं। क ख ग घ इस सब का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है और 100 का भी उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। दोनों प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर अ है, अ को ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3वां प्रश्न क्या, 3वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन है। योजक मतलब जोड़ने वाला चिन्ह आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो 4 का हो जाएगा बी, विलीन जो है ना शुद्ध शब्द है। आगे 5वां प्रश्न देखते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सेम यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे प्रश्न यही कही आ जाएंगे आपका। 5वां प्रश्न बोला है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा से निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। देखो प्रश्नों को समझिएगा, आसानी से बना सकते। बोला कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से पहले अल्प मात्रा में निकला, अल्प मात्रा में निकल रहा मतलब अल्प प्राण निकलेगा, इसका तो आंसर यहीं से निकल, अल्प मात्रा में निकले मतलब अल्प प्राण, ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। 6वां प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न बोला कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तब वह क्या कहलाता है। तो एक ही ध्वनि का जब द्वित्व होगा ना तो युग्मक कहलाएगा। क्यों, द्वित्व मतलब जोड़ा मतलब युग्मक होता है, युग्मक ध्वनि कहलाएगा। आगे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद महो जो उत्सव हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न देखते बोले यशः जोरदार, तो यशः जोरदार से बनेगा यशोदा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवन का संधि विच्छेद प जोर अन होता है, ऑप्शन डी मार लेंगे। सारा प्रश्न सेम आपके एग्जाम में 17 फरवरी के आने वाला है। ठीक है ना, देखो बोले जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए वहां किस विराम का प्रयोग होता है। बोल रहा है प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न में कह रहा है कि बोल रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से विचार ले तथा तार एकदम टूट जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर टूट जा रहा है मतलब रुक जा रहा है, टूट जा रहा है मतलब रुक जा रहा है, और रुकने वाले को पूर्ण विराम कहते हैं, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे कीर्तन शब्द का लिंग बताना, कीर्तन शब्द जो है ना किस लिंग का उदाहरण है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्तन जो है ना पुल्लिंग है। ठीक है ना, आगे 12वां प्रश्न देखते हैं, समझते हैं। 12वां प्रश्न बोला है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण आप देख सकते हैं। एकता जो होता है वो स्त्रीलिंग वर्ड होता है, स्त्रीलिंग मतलब मादा में आता है। ठीक है ना, मादा मतलब स्त्रीलिंग में आता है। आगे बोला ये कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कुंजराइन, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 14वां प्रश्न देखते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, बताना कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य जानते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये ऑप्शन जो डी है ना ये शुद्ध वाक्य है। 15वां प्रश्न बोला परिणाम में कौन सा उपसर्ग था, परि मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, बोला कि गायक ऑप्शन को क्वेश्चन में 16 है कि गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो गाय यक ये मतलब अक निकल रहा है, ऑप्शन डी मार लेंगे। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 3 भेद होते हैं रचना और बनावट की दृष्टि से, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है, बताना है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है। तो इसमें दूध वाला जो है कि यौगिक शब्द है। आगे 19 नंबर निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, बताना 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। आग जो है ना तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, हल करते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये सारे जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 20वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, इसमें अभी यहाँ बताना तत्सम शब्द कौन है, तो खरपर जो है ना तत्सम शब्द है। आगे 21वां प्रश्न राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है, कितना नंबर प्रश्न है। देखो राम ने पुस्तक पढ़ी है कौन सा, तो ये वर्तमान
वर्तमान काल का उदाहरण है। तो यहाँ पर वर्तमान काल कौन सा, ये वाला पूर्ण वर्तमान काल मान लेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न बोले कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। 23 नंबर प्रश्न बोला है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण। तो कुछ नहीं खाया तो वो मानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे 24 नंबर प्रश्न देखते बोले कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है तो इसका अर्थ होता है बढ़िया, कलम तोड़ के लिख कर है मतलब बढ़िया लिख कर है, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आंख के अंधे के पूरे, देखो आंख के अंधे के पूरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। प्रश्न को समझिए ध्यान से। बोल रहा है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा अपनी बुराई नहीं देखती, ठीक है ना, ऑप्शन बी मार लेंगे। अगर 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, बताना इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है। तो 26 का सी हो जाएगा। जो चिड़िया वर्ड देख सकते हैं ये किस टाइप से लिखा हुआ है, ये चिड़िया जो वर्ड है अशुद्ध है, यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन सी मारेंगे। अगर 27 नंबर जो प्रश्न बोले बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द यामिनी होता है। 28 नंबर पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है, बताना। 28 नंबर प्रश्न है पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है। पयोधर जो ना बादल का पर्यायवाची शब्द है। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 29 बोले कुटिल शब्द का विलोम क्या है। कुटिल शब्द का विलोम क्या है। देखो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। 29 नंबर प्रश्न बोला है कुटिल शब्द का विलोम क्या है। तो कुटिल का विलोम, कुटिल का उल्टा होता है जटिल। क्या हो जाए, कुटिल का जटिल। आगे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया कहते हैं। आगे 31वां प्रश्न देखते हैं। बोले रामचरितमानस कौन सी संज्ञा। तो रामचरितमानस क्योंकि व्यक्ति का नाम है, एक किताब है, इसी कारण से व्यक्तिवाचक में चलाएगा। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होती है किस वाक्य में प्रविशेषण है। मतलब बोला कि ये कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होती है, इस वाक्य में प्रविशेषण का कार्य कौन कर रहा है। तो 32 का सी मारेंगे। सिंदूरी जो है ना प्रविशेषण का कार्य कर रहा है क्योंकि अब सिंदूर ही लाल है। आगे 33वां प्रश्न देखते हो। 33वां प्रश्न वो बोल रहा है 33वां प्रश्न बोले निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। 33वां प्रश्न बोला कौन परिमाण बोधक का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 गज जो है ना परिमाण बोधक का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर वजन को दर्शाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। जिस समास में विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं। तो 34 का करेक्ट आंसर मारेंगे वी, कर्मधारय। कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न बोला है कि सीताराम शब्द में कौन सा समास है। कितना आसान प्रश्न है। सीताराम संबंध बड़ा द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचवती में कौन सा समास है। द्विगु समास, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे देखते हैं प्रश्नों को। 37वां प्रश्न देखिए बोल रहा है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 37वां प्रश्न है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो वो होता है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसी कारण से क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे 38वां प्रश्न आपका बोला कि निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन है। 38वां प्रश्न आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन है। तुम सदा सत्य बोलो, ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण। आगे रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम प्रश्न आने वाले हैं। 100 गो ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लीजिए, एग्जाम में मार्क आएगा। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य, यहाँ पर 4 गो आपको दिया है वाक्य है और बताना इनमें कौन मिश्र वाक्य है। तो इनमें यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये वाला मिश्र वाक्य मिला हुआ है ना, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। आगे प्रश्न देखिए बोला कि रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक प्रयुक्त है। रात और संध्या के जो बीच का बेला है उसके लिए कौन सा सेंटेंस उपयुक्त होगा। तो उसके लिए गुधली होता है। कौन, गोधूली। कौन होता है, गोधूली, ऑप्शन मारेंगे बी। आगे 42वां प्रश्न आपका कि चिंता मत करो, चिंता में रात भर जगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। चिंता में रात भर जगना मुहावरे का अर्थ होता है तारे गिनना। 43वां प्रश्न शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। तो वो है विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 आपका है कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता
वाक्य ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इनमें बताना कौन ऐसा सेंटेंस है जिसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो कितना आसान प्रश्न है। चलो 44 का छींकना, छींकना के साथ जो ना ने का प्रयोग नहीं होगा। 45वां प्रश्न, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक शब्द का जो बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? उसे वचन कहते हैं। वचन में एक या अनेक संख्याओं का बोध होता है। आप देख सकते हो वचन को इंग्लिश में नंबर मतलब संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। बोला माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? कारक चिन्ह याद कीजिए। ये जो संबंध वाक्य का उदाहरण है। संबंध क्यों? क्योंकि माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे थे, यहाँ पर संबंध है, इसी कारण संबंधवाचक मानेंगे। 47वां प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी बैठी होती है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी बैठी है। आगे देख सकते हैं 48वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? चारों में से बताना है सेन साहब की एक बेटी का क्या नाम है? तो फाले इनकी बेटी का नाम था। मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बताना कि जो मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया भारत से हम क्या सीखे चैप्टर्स है वो कौन सी विद्या है? तो वो एक भाषण दिया गया। क्या है? भाषण दिया गया। भारत में अधिकांश भाषण ही दिया जाता है। आगे 50वां प्रश्न बोला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? जो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हिंदी देखो, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र से लिया गया? मतलब ये बहादुर कहे कि तू चल तुमको गरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगा। बताना कि ये बहादुर जो चैप्टर्स है उसमें किसका पात्र यानी किसने कहने का ये कार्य किया था? तो जो चैप्टर्स पढ़ा होगा बावन वो जवाब दे सकता है। अन्यथा आपको पता ही है कि जो खाना बनाती होगी माँ में कौन थी? इसमें निर्मला थी। तो लेखक की पत्नी निर्मला मारेगी। यहाँ पर आंख मूंद के। आगे गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि? जो गुरु नानक है वो हिंदी के किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं निर्गुण संत भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आगे 54वां प्रश्न बोल रहा है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो सवय छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन डी माना गया। कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुगम मानते हैं? तो प्रेम मार्ग को अति सुगम मतलब अति सीधा मानते हैं। आगे 56वां प्रश्न देखते क्या है। बोले 56वां प्रश्न है कवि प्रेम गहन का पूरा नाम क्या? तो बद्री नारायण चौधरी। यह वाला ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी या शॉर्ट में इसको प्रेम गहन का, तो ऑप्शन सी मानेंगे। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है? जो पाठ्य पुस्तक में भारत माता चैप्टर्स है वो बताना है कि किस काव्य से संकलित है। तो ग्राम्या से लिया गया है क्योंकि गांव की उसमें चर्चाएं की गई, क्योंकि भारत माता की आत्मा भी गांव में निवास करती है। 58वां प्रश्न, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज देवता कहाँ मिलेंगे? तो आज देवता जो है ना आपको खेतों खलिहानों में मिलेंगे। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? जो B.R. नारायण थे वो किस कहानी का अनुवाद किए थे? तो वो दही वाली मंगमा का अनुवाद किए थे। ऑप्शन मार लेंगे, सी मार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 60वां प्रश्न बोल रहा है कि मंगू को झूठा लाड़ लगाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो जानवरों को भी खाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना है इसका ख्याल आ जाता। यह कथन माँ कहानी शीर्षक में किस पात्र का? किसने कहा कि तूने मंगू को और लाड़ प्यार करके उसे बिगाड़ दिया? कम से कम आदत डाली जाती तो पेशाब कहाँ करना, कहाँ लेटरिन करना, ये सब उसको पता चल जाता। ठीक है, तो बताना कि ये माँ कहानी में ये बात किसने कहने का कार्य किया है? तो ये बात जानते हैं किसने कहने का कार्य किया था? देखो ऑप्शन दिया माँ जी की बहू ने, माँ जी की बड़ी पुत्री ने, माँ जी के पुत्र ने और अस्पताल ने। तो जानते हैं ये बात कहा था ये जो माँ जी का बड़ी पुत्री ये भी कहती थी। ऑप्शन बी मानेंगे माँ जी की पुत्री ने। ठीक है ना, आगे देखते हैं 61वां प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न आपको दिया है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में बिछड़ पड़ी थी? तो अपने बेटे अच्युत के इंतजार में बिछड़ पड़ी थी। आगे वल्ली अम्बाल के गांव का क्या नाम था? तो मुंडा डिप्टी वल्ली अम्बाल के गांव का नाम था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी कौन है? बोला कि धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक कहानी है उसमें बताना है कि कैलाश की पत्नी कौन है? तो उसमें कैलाश की पत्नी भंवरी है। कैलाश की पत्नी कौन है? भंवरी है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग
64वां प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये हिरोशिमा से लिया गया है। आत्मजयी पदबंध के रचनाकार कौन है? जो आत्मजयी पदबंध है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। आगे 66वां प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो कहाँ विश्राम करती है? तो ऑप्शन बोला प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के संदार लबादा में, कवि के कोपलों की नर्म सयापा। तो कवि के कोपलों की नर्म सयापा, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे 67 में कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है? तो किसके बिना? तो भक्त के बिना, ऑप्शन मार लेंगे, सी मारेंगे। आगे 68वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि 68वां प्रश्न है कि समकालीन हिंदी कविता के कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? जो समकालीन कवित्री अनामिका है उसका जन्म बताना है कि कहाँ हुआ था। तो उसका जन्म अपने ही बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन मारेंगे ए। आगे कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? तो पहली विफलता पर जो आंसू छलक जाता है वही प्रथमाक्षर है, मतलब वो प्रथम विकास का, प्रथम कहानी का प्रथम अक्षर है, यानी ऑप्शन सी मारेंगे, पहली विफलता पर छलके आंसू। आगे 70वां प्रश्न देखते, बोले कि हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ है? ये बताना, तो गरीब बस्तियों में हुआ है। आगे कुलसुम की देसी घी वाली पकौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं? तो संगीतमय कचौरिया कहते हैं। आगे देखते 72वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने में परछाई नहीं दिखती है? ऐसा किसने कहने का काम करती थी? वो दीदी कहती थी कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है। 73वां प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने करने का कार्य किया था? तो वो किए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किए थे, डी मारेंगे। आगे 74वां प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को व्यक्त करता है? तो वो कविता है देखो पर्यावरण की अंतर व्यवस्था को, तो वो एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है। दही वाली मंगमा बताना है कि मंगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ जी को बताती थी? दो प्रश्न है कि मंगमा जो थी किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण जो थी वो माँ जी को बताने का कार्य करती थी। तो वो जानते हैं किसको बताने का कार्य करती थी? पति को कैसे अपने बस में करना, इसका 3-4 गुण बताने का कार्य करती थी मंगमा। आगे प्रश्न में देखते हैं 76। बोला कि सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ निकल पड़ी थी? ऑप्शन आपके पास देखिए, अस्पताल की ओर, रेलवे स्टेशन की ओर, वृद्ध आश्रम की ओर, घर की ओर। तो कहाँ निकल पड़ी थी? तो वो निकल पड़ी थी घर से बाहर निकल पड़ी थी। कहाँ निकल पड़ी? घर से निकल पड़ी थी वो। आगे निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? कितना आसान प्रश्न। निराला की साहित्य साधना का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। आप देख सकते हैं जाकर। आगे देखिए, बोला कि निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? बोला निम्नलिखित में कौन प्रमुख उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है श्रीनिवास, जो है ना उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। आगे कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो किसी किशोरी का हंस होगा, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे 80वां प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न क्या है? 80वां प्रश्न बोला कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उद्वात और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले लेनी चाहिए। तो वो कौन सी शिक्षा है? तो वो अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा गांधी जी मानते हैं। आगे 81वां प्रश्न देखते बोले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न वो देखते हैं और समझते हैं। सारा प्रश्न जो था इंपॉर्टेंट था। आगे 82 में हम लोग प्रश्न देखते हैं। बोले कि अविन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है। बताना है प्रश्न कि अविन्यो जो शीर्षक पाठ है उसमें कि कैसी तुम नदी हो उत्तर कौन सा हो सकता है ये बताना। चलो 82 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी, जैसी तुम सलीला हो। ठीक। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज गुरु जो थे ना अपने पिता को मानते थे और जज अपनी माता को मानते थे। तो ऑप्शन मारेंगे ए, अपनी
अपनी अम्मा को। किसको? अपनी अम्मा को। आगे प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संचकित हो रह गई थी? गुण निधि का, तहसीलदार का, आसमान का, सरपंच का। जो दहते विश्वास कहानी है उसमें मतलब लक्ष्मी जो थी वो किसका रूप देखकर एकदम संसित रहने का कार्य कर गई थी? तो वो आसमान का रूप देखकर संसित हो गई थी। अगला 85वां प्रश्न है। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पाप पत्नी की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया था? कहने का मतलब है कि जो चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से, यानी किसकी सहायता से पाप पत्नी की आंखों को देखने का वो कार्य किए थे? तो जानते हैं वो देखे थे ऑर्थलम स्कोप से देखने का कार्य किया। तो ऑप्शन बी मारेंगे। ऑप्थलम स्कोप से मारने का कार्य किया। देखो थोड़ा सा वर्ड है, बोला है कि ऑप्थलम स्कोप से देखने का कार्य किया। तो ऑप्शन बी मारेगा। ठीक है, कुछ वर्ड होता है जो लटपट आ जाता है। ठीक है, आगे 86वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? जो भक्त कवि है वो गुरु नानक के किस भाषा में रचित है? भक्त कवि के लेखक कौन है? तो गुरु नानक ही है। तो बताना कि भक्त कवि कौन सी भाषा में लिखा गया किताब है? तो वो लिखा गया पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा गया किताब है। ऑप्शन डी मारेंगे। आगे 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? यानी रस खान को दीक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु कौन थे? तो वो थे आपका विट्ठलनाथ। ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। 88 नंबर 88वां प्रश्न बोला कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो वो जनता है। 89वां परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ने का कार्य करती है? तो वो कैसी आदिम जो भावनाएं है मनुष्य को प्राणी मात्र से जोड़ने का कार्य करती है। 90वां प्रश्न देखिए क्या है। 90वां प्रश्न आपका है कि गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? मतलब कि गुणाकर मूल्य के अनुसार नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने का, कौन ऐसा नाटक ग्रंथ था जिससे नगर कहने की जानकारी मिलता है पटना के बारे में? तो वो था आपका पादता दिक्कम। ठीक है ना, ये वाला पादता डिक्टम। ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे 91वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं 91वां प्रश्न क्या है। 91वां प्रश्न, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि क्या जवाब देता? जवाब देता है दोस्त ऑप्शन ए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के द को क्या समझता है? तो माँ समझता। ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। बोला कि कन्नड़ साहित्य में के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है? बोला है देखो कन्नड़ में बात करना है तो कोलार के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन मारेंगे बी। ठीक है ना। आगे माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ का रुमाल फटकार कर, मिठाई का डब्बा दिखाकर, कठपुतली को नचाकर, बांसुरी को बजाकर। जो माँ शीर्षक कहानी है उसमें बताना है कि जो अस्पताल की परिचारिका रहती है वो मंगू का ध्यान किस तरह अपनी ओर खींचती है? तो हाथ का रुमाल फटकार कर अपनी ओर ध्यान खींचने का कार्य करती है। आगे 95वां प्रश्न देखते हैं कि बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादन किया था? बिरजू महाराज की जो शिष्या थी रसीम वाजपेयी, वो रंग कर्म की कौन सी पत्रिका लिखने का कार्य करी थी? तो पत्रिका लिखी थी रंगमंच लिखी थी। रंग कर्म से कौन सा? रंगमंच। आगे कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो वहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। ऑप्शन सी मारेंगे। आगे 97वां प्रश्न देखते क्या है। बोले मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया था? तो कौन सा भाषा था? सभी को पता है कि सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है वो संस्कृत। ऑप्शन ए है। आगे कवि जीवनानंद दास किस भाषा का सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि है? तो वो बांग्ला भाषा का सर्वाधिक चर्चित कवि है। आगे देखते हैं 99वां प्रश्न क्या है। 99 नंबर प्रश्न आपका कि नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? तो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। ऑप्शन मारेंगे डी। आगे 100 नंबर और अंतिम ऑब्जेक्टिव देखते हैं आपका। बोल रहे 100 ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषाविद थे? बताना कौन जो थे वो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषाओं की जानकारी रखने वाले कवि थे? तो वो कवि थे सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेयजी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया और पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका सेम एग्जाम में लड़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।